नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बागल होम्योपैथी क्लिनिक। मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने कोई वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो हुआ ऐसे था, मुझे एक डॉक्टर ने सवाल पूछा था कि उनको एक अर्टिकेरिया की केस है और उसमें दवा कैसे देनी है। तो मैंने उनको बोला था कि आप डलका मारा दीजिएगा पेशेंट को 0/1 में सेकंड कप से, या मुझे पोटेंसी सही से याद नहीं, 30 बोला था लेकिन सेकंड कप से बोला था। और बच्चे को, उनका जो पेशेंट था उसको आराम अच्छे से मिला डलका मारा के बाद में। तो उसके बाद में फिर ये मैंने जब स्टेटस पे रखा तो कुछ लोगों के सवाल आने लगे कि कप मेथड क्या होता है, या फिर सर आपने एग्जैक्टली कैसे लेने बोला है। तो हम लोग अगर ऑर्गेनन को सही से रेफर करें तो अपना एपोरिज्म नंबर 247 से 248 में जा सकते हैं। 247 एपोरिज्म को अगर आप देखोगे 6th एडिशन में कैसे लिखा गया है, तो वहाँ पे डॉक्टर हैनेमन लिखते हैं कि इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं है, टू रिपीट द सेम अनचेंज डोज ऑफ अ रेमेडी। अगर आपने एक डोज दिया, मान लो 30 का पेशेंट को, या फिर 0/1 का पहला डोज दिया आपने, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि वाइटल फोर्स अगला वाला डोज सेम डोज एक्सेप्ट करेगा। अभी सेम डोज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इससे मतलब क्या होता है, आप अगर सेम ही डोज रिपीट करते रहोगे तो इट मे कॉज पेशेंट सिम्टम्स टू गेट एग्रेवेट। ये सारा कुछ आपको 247 में देखने को मिलेगा। आगे उसका मतलब ऐसे रहेगा कि हम लोगों ने अल्टर्ड करके देना है, मतलब कैसे देना है। तो अल्टर्ड करने के लिए कैसे देना है उसके बारे में आने वाले इस वीडियो में आगे हम लोग जानने वाले हैं ज़रूर। लेकिन हैनेमन सर वहाँ पे लिखते हैं कि आपको डोज अल्टर करना है। अल्टर करने से क्या मतलब होता है, उसके बारे में लिखते हैं वही एपोरिज्म में, बट थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ एवरी डोज एंड इन इट्स डायनेमाइजेशन एंड डिग्री। तो डायनेमाइजेशन का डिग्री जो है, मान लो आपने 30 दिया है तो यू नीड टू गिव 31 नेक्स्ट डोज, या फिर 30 से अबव चाहिए, क्योंकि वाइटल फोर्स को 30 से जो आराम मिला था वो मिला। उसके बाद में अगर वाइटल फोर्स ने रिएक्शन आपके दिए हुए मेडिसिन को दिखानी है तो आपको ज़रूर उससे ज़्यादा वाला डोज चाहिए। तो 30 से 31 हमें फार्मेसी में मिलता नहीं है, हम लोगों के पास में उतना समय नहीं है कि हम लोग खुद उसको तैयार करें और पेशेंट को दें। उसके बाद में अगर आप देखोगे कि 248 एपोरिज्म में आप जाना है, 248 की अगर इसमें देखोगे तो फ्रीक्वेंट रिपीटेशन सर ने वहाँ पे बोला हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रूर। उसके बाद में 248 जो है 5th एडिशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखा गया था, तो आपको दवा बंद कब करनी है या फिर चेंज कब करनी है, इसके बारे में 248 एपोरिज्म में डॉक्टर हैनेमन सर लिखते हैं। उसके बाद में 248 का अगर आप फुटनोट देखोगे तो फुटनोट में हैनेमन सर ने लिखा है मेड इन 40, 30, 20, 15 8 टेबल स्पून फुल ऑफ वाटर। तो जो मैंने अभी पहले बोला आपको कि वो क्रश किया हुआ जो ग्लोबुल था पाउडर में, वो आपको डालना कितने पानी में है, तो इस तरीके से सर ने वहाँ पे पानी लिखा हुआ है। अभी 1 टेबल स्पून फुल पानी होता है अराउंड 15 ml। तो आगे जाके हैनेमन सर ने इसको ये किया हुआ है कि आप अराउंड 120 ml वाटर ले सकते हैं। तो ये एफोरिज्म का फुटनोट है कि जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको मेडिसिन देनी कैसी है। अच्छा, अभी एक बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि ये सब हमने करना क्यों है। देखिए, कभी कभी ना, जैसे भी ये मैंने अर्टिकेरिया के केस में के बारे में बोला था ना वो डॉक्टर को, तो अर्टिकेरिया मतलब ये स्किन का डिसीज है। तो सेंसिटिव पेशेंट होते हैं जिनमें हम लोगों को स्किन का, एलर्जी का, सर्दी का, इस तरीके की बीमारियां दिखती है। तो ऐसे इसमें अगर आप जो भी पोटेंसी दो ना, तो उससे एग्रेवेशन होने का डर हमेशा लगा रहता है। एग्रेवेशन होने के बाद में हम लोग अगर जज कर पाए कि एग्रेवेशन है, देन यू कैन वेट एंड वॉच, और यू कैन हैव द चॉइस कि आप उसको एंटीडोट करो। लेकिन बहुत बार नई प्रैक्टिस अगर रहेगी तो आपकी सही रेमेडी रहने के बावजूद भी आप रेमेडी को चेंज कर बैठोगे। और यही सारी दिक्कतें हैनेमन सर के समय में भी थी और उनके कलीग जो थे उनके बारे में भी आती थी। तो 285 का आप लोग फुटनोट देखना 5th एडिशन में, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप जानोगे कि पॉपी सीड साइज वाला जो ग्लोबुल आता है, नंबर 10 जिसको हम लोग बोल सकते हैं, नंबर 10 से भी छोटा आता है, तो एक बूंद जो होता है दवा का, तो वो 300 पॉपी सीड साइज के ग्लोबुल को सोक कर सकता है या मॉइस्ट कर सकता है।
तो वो इतना एक लेना है और उसको आगे डाइल्यूट भी करना है, वो हम लोग देखते हैं। 287 एप्रिजो में आप जाओगे तो आप फुटनोट नंबर 2 देखना 5th एडिशन के अनुसार, तो वहाँ पे हैनेमन सर ने 2 स्ट्रोक लिखे हुए हैं, जिसको उन्होंने 6th एडिशन में सुधार किया हुआ था। तो ये हो गया हैनेमन सर ने लिख कर क्यों रखा था और इसकी वजह क्या थी। दूसरा ये था कि क्रॉनिक डिजीजेस में क्या होता था कि मान लो आपके पास में LM पोटेंसी नहीं है या फिर जिसको क्यू पोटेंसी बोला जाता है, तो अल्टीमेटली आप लोग क्या करोगे ना कि पेशेंट को 30 में दिया है, कोई रेमेडी या मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है LM में, और 30 दोगे या 200 दोगे, 30 के बाद में आपके पास में सीधा 200 का ऑप्शन है, और 200 के बाद में 1 बीच का कोई पोटेंसी हम लोगों के पास में होता नहीं है। तो तब हम लोग क्या करते हैं कि 30 से 200 जाओगे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसके जो सिम्टम है वो सिम्टम हो जाते हैं एग्रेवेट। तो ऐसे समय में हमने क्या करना है, कभी कभी कोई सेंसिटिव पेशेंट होता है कि 30 देने से या 12C देने से भी उनको एग्रेवेशन हो जाती है, तो ऐसे समय में हम लोगों ने क्या करना चाहिए। तो ये सारे के लिए 6th एडिशन में जब आए तो डॉक्टर हैनेमन सर ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि नो ड्राई डोसेज शुड बी गिवन टू द पेशेंट्स एंड नो अनचेंज डोसेज टू बी द गिवन। तो एक तो पेशेंट को आप जब भी डोसिंग करो, आज सुबह दिया तो दोपहर में देना है, तो सुबह जो पोटेंसी दिया उससे थोड़ा स्लाइटली रेस किया हुआ डायनेमाइजेशन जिसका बड़ा हुआ है, ऐसी पोटेंसी आपने दोपहर में देनी है। शाम को अगर सेम रेमेडी आप रिपीट करने जा रहे हो तो शाम को भी आपने जो दोपहर में दिया था उससे थोड़ा बड़ा हुआ पोटेंसी जो डायनामाइजेशन है उसमें रेमेडी देनी चाहिए। दूसरी चीज़, हैनेमन सर ने ड्राई डोसेस को पूरा की मतलब 6th एडिशन तक पूरा ऑब्सोलेट किया था। उन्होंने जितने भी हम लोगों को मेडिसिन यूज़ करने के लिए बोला है तो सारे मेडिसिन उन्होंने लिक्विड डोसेस में ही बोला है। तो इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग जब पेशेंट को ऐसे दवा देते हैं लिक्विड वाली, तो उसका डिस्पर्शन ज़्यादा एरिया में होता है, तो माउथ या टंग में जहाँ पे नर्व एंडिंग होते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नर्व एंडिंग को दवा टच करके उसका सही से असर दिखा पाए। एक चीज़ हो गई, आप जब ये डाइल्यूशन सीख जाओगे कि आपको तो सेंटीसिमल भी कैसे आप डाइल्यूट करके दे सकते हो, तो उसके बाद में एक रहेगा कि आप एक ही डोज को डिवाइड कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो पोटेंसी को। ना कुछ पेशेंट्स हमारे पास में ऐसे भी आते हैं कि जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, मतलब आप चाहे उनको 6C भी दे दो तो वो एग्रेवेट कर जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने क्या करना है, तो एक ना एक मेथड है 5 कप मेथड। तो 5 कप मेथड के बारे में भी हैनेमन सर ने कप मेथड के बारे में बोला हुआ है। ये इंडिकेटेड है एक्सट्रीमली सेंसिटिव पेशेंट के लिए, या फिर आपके पास में जब ऐसा विकल्प है कि आप हायर पोटेंसी देने जा रहे हो और हायर पोटेंसी से एग्रेवेशन होने का डर आपको सता रहा है, या फिर पेशेंट एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, तो आपने करना क्या है। आप तो पहले तो 5 कप पेशेंट को बोलिए कि 5 कप में सादा पीने वाला पानी जो है वो भर के रखिए। मैं एडवाइस करूँगा आपको, हैनेमन सर ने डिस्टिल वाटर बोला था, अगर आपके पास में ऐसा पेशेंट है कि तो उनको स्प्रिंग वाटर मिल सकता है, दैट विल बी बेटर। लेकिन एक ज़रूर यहाँ पे बात बोलना चाहूँगा कि अभी हर घर में ना इलेक्ट्रिक पे चलने वाले फिल्टर्स आ चुके हैं। तो फिल्टर्स में ना एक UV रेडिएशन का कैंडल होता है, तो जितना भी पानी जाएगा ना उसमें से दैट विल बी एक्सपोज टू द UV रेज। तो UV रेज का उसके अंदर अंश होता है, तो आप हो सके तो वो पानी लेना टालिए। बाकी दूसरे विदाउट UV फिल्टर का जो पानी है वो पानी चल सकता है, एज लाइक यू कैन टेक मिनरल वाटर ऑल्सो। तो पेशेंट को बोलना है 5 कप ले ले, अंदाजन हर कप में 150 ml ऑफ वाटर उनको भर के रखना है। मान लो आपको पल्सेटिला 30 का एक डोज देना है पेशेंट को, तो पल्सेटिला 30 का सोक किया हुआ एक पॉपी सीड साइज ग्लोब्यूल जो है उसको आप क्रश करिए सैकलेक के साथ में, पाउडर जो आता है उसमें, और वो पूरा का पूरा पाउडर आप पहले कप में डाल दीजिए। उसको आपने स्टर करना है 10 बार। 10 बार स्टर करने के बाद में जो स्पून आपने यूज़ किया हुआ है उस स्पून को आप उठाइए, भरना नहीं है, स्पून को उठाइए दूसरे कप में डालिए, 10 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसको स्टर कीजिए, फिर से उठाइए, 3rd ग्लास में आप डाल सकते हो, फिर उसको स्टर करिए, फिर आप वैसे ही 4थे ग्लास में जा सकते हो। पानी का क्वांटिटी फिक्स है, आपने कोई दवा यहाँ से उठा के बाहर डालनी नहीं है। और डिपेंडिंग ऑन सेंसिटिविटी, ज़्यादा ही सेंसिटिव है तो यू कैन गो टू 5, 10, 12 कप्स, एनीथिंग लाइक दैट।
तो हमारे दिमाग में इस समय में ऐसा सवाल आता है कि क्या इसमें दवा रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों की दवा जो होती है ना, दे आर द डायनेमिक वन। तो दे आर कैरिंग एनर्जी विद देम। तो जो बॉटल में सॉल्यूशन है, जो कंटेनर में आपने ये तैयार किया हुआ है मान लो, तो उसके अंदर भी एनर्जी होती है कि जब तक वो वहाँ पे है, ही इज़ कैरिंग दैट डायनेमिक एनर्जी। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन को एक्सपायरी डेट भी होती नहीं है। और सेकेंड थिंग कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितने भी सालों तक अगर वो सन को एक्सपोजर नहीं हुआ, हीट को एक्सपोजर नहीं हुआ, तो आप यूज़ कर सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या ऑर्गेनन में लिखा हुआ है। अभी मान लो ये जो हम लोगों ने 5 कप का मैंने बोला कि आपको आपके पेशेंट को 3rd कप से देना है, तो व्हाट यू विल डू कि आप पेशेंट को बोलोगे 3rd कप से 1 टीस्पून फुल या 2 टीस्पून फुल पेशेंट दवा ले लेगा। बाकी का जो कप है तो उसके ऊपर ढक्कन रखेगा और इसको आप फ्रिज में रख दोगे। ध्यान रखना कि फ्रिज में फिश वगैरह ऐसा कोई चीज़ें ना हो जिसको ज़्यादा बास रहती है, और जिसकी वजह से हमारा ये जो मेडिसिन तैयार किया हुआ है ये ख़राब हो सकता है। और बाद में रिपीटेशन जब भी करना है पेशेंट को, फिर से वो कप निकालेगा, कप को फिर से स्टर करेगा 10 बार और फिर से ले लेगा, फिर से लीड लगा के रख देगा। कप ख़त्म होते होते अगर आपको लगा कि पेशेंट को सेम दवा इंडिकेटेड है, तो कप जब ख़त्म हो जाएगा तो आपने सिर्फ उसमें पानी रिफिल करना है, दवा डालनी नहीं है आपको, और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। मान लो आपको ऐसा लगा कि कोई दवा चेंज हुआ है, पहले हम लोग पल्सटीला दे रहे थे और अभी मान लो अपिस मेलिफिका निकला है, तो आप क्या करोगे, वो कप को डिस्कार्ड करना, आप नए 5 कप बनाना डिपेंडिंग ऑन सेंसिटिविटी। फिर आप पेशेंट को 3rd कप 4th कप से नई दवा जो इंडिकेटेड हो उसी तरीके से आप दे सकते हो। इसमें ज़रूरी चीज़ें जो है तो आपको 10 बार स्टर करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। ये दवा 1 हफ्ता तक आराम से पेशेंट को चल सकती है। तो ये हो गया कप मेथड। इसके अलावा एक चीज़ आती है जिसमें हम लोग प्लसिंग पोटेंसी जिसको बोला जाता है। तो प्लसिंग पोटेंसी जो है ये आई अभी सेंटिसिमल, ये हमने अभी पहला देखा कप मेथड जो एक्सट्रीमली हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है उनके लिए। अभी आमतौर पे आपने कैसे करना है कि रूटीन प्रैक्टिस में अगर आपके पास में इतना सेंसिटिव पेशेंट नहीं है, तो रूटीन प्रैक्टिस में हम लोग सेंटिसिमल कैसे देंगे, एलएम का तो आपको अलग से पता ही होगा। तो एक्यूट और क्रॉनिक में रिपीटेशन बहुत जब ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कुछ एपोरिज्म में हैनेमन सर ने लिखा हुआ है। एपोरिज्म नंबर अगर एग्जैक्टली मैं आपको बोलने जाऊँ तो हैनेमन सर आई थिंक 247 में हैनेमन सर ने लिखा हुआ है। डोसेस एक्यूट में आपको हर 2, 3, 5 मिनट पे भी आपको अगर ज़रूरत रहे तो आप रिपीट कर सकते हो। प्लसिंग पोटेंसी से आपको फ़ायदे ये होंगे कि इससे जो रैपिड एंड जेंटल क्योर हैनेमन सर को एक्सपेक्टेड था उसकी तरफ आप बढ़ोगे। क्योंकि कैसे आपने कोई क्रॉनिक केस में 30 सी आज दे दिया, मान लो लाइको 30 सी, तो वो देने के बाद में आपको 1.5 महीना सिर्फ वेट ही करना है। आप सिंगल डोज अगर पेशेंट को दे रहे हो, रादर दैन डूइंग दैट अगर आप प्लसिंग पोटेंसी में जाते हो तो एवरी डे आपको 30 से 31, 31 से 32 ऐसे कर करके धीरे धीरे जा रहे हो, तो क्योर भी अपना रास्ता जो है ना कि इतना दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, तो टाइम ऑफ क्योर टू द पेशेंट वो कम हो जाएगा। तो रैपिड क्योर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एग्रेवेशन की दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि हम हायर पोटेंसी का मिनिमम डोज यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को। दिस वॉज द मेथड एक्चुअली प्लसिंग पोटेंसी। दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर हैनेमन, बट इट इज़ कॉइन एज अ प्लसिंग पोटेंसी बाय डॉक्टर एलिजाबेथ राइट इन हर बुक का नाम था अ ब्रीफ स्टडी कोर्स ऑफ होम्योपैथी। उसके अंदर एक चैप्टर है पोटेंसी सिलेक्शन, तो वहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि वाइटल फोर्स अनचेंज डोज को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो टीसीडी में आप जाओगे, ऑर्गेनन में जाओगे, तो यू विल गेट कि दिस वन की स्लाइटली अल्टर करके आपको हायर पोटेंसी देनी होती है टू प्रमोट द हीलिंग इफेक्टिवली। जब आपको ये कब ज़रूरी होता है, जब आपको डेली डोसेस पेशेंट को देने हैं। जैसे कि आजकल की ज़िंदगी जो है डाइट एंड हम डाइट है, वैक्सीनेशन है, हम लोग जो लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, जैसे कि अवन हर घर में आ गया है, फ्रिज हर घर में आ गया है,
हम लोग स्टोरेज वाला फूड या जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि पैक्ड फूड की तरफ अभी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे घरों में वो आ रहा है, पैक ड्रिंक आ रहे हैं। तो इस तरह के जो ब्लॉकेजेस ये देखते समय बीमारियां उतनी अभी आसान नहीं रही जितनी शायद पहले हुआ करती थी। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी हम लोगों को कुछ ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं। तो इट इज़ नेसेसरी कि हम लोगों को डेली अगर हम पेशेंट को मेडिकेट करें तो दैट विल बी बेटर फॉर अस। सो प्लसिंग में क्या करते हैं, तो प्लसिंग में सिर्फ डाइल्यूशन करना होता है। मतलब जो भी दवा आप दे रहे हो ना तो उसको डाइल्यूट करना है। जैसे हैनेमन सर ने कैसे बोला था कि फॉर एग्जांपल, ये उन्होंने मेडिसिन का नाम नहीं लिया है, आपने वो एक ग्लोबुल लिया, जैसे पहले भी बोला है 100 ml डिस्टिल वाटर आप लोगे, 2/3 उसको जो भी कंटेनर में डालना है फिल करोगे, और उसके अंदर 10 ड्रॉप आप ब्रांडी का डालना है, और ये हो गया आपका बेस सॉल्यूशन तैयार मेडिसिन का। मान लो लाइकोपोडियम 30 या लाइकोपोडियम 0/1 आप दे रहे हैं। ये बेस सॉल्यूशन में से आपको 2 चम्मच पेशेंट को पिलाने हैं पहले डोज में सकशन की ज़रूरत नहीं है आपको। सेकेंड डोज में आप पेशेंट को बोलोगे 10 बार स्ट्रोक देने के लिए, 10 ऐसे जोर से सकशन पेशेंट ने देने हैं। ये 10 सकशन देने के बाद में फिर आप उसमें से फिर 2 चम्मच पेशेंट को पिला सकते हो। सेम जो मैंने इसमें बोला आपको कप मेथड में, कि मान लो आपको ऐसा लगा कि सेम दवा ख़त्म होने तक आया और आपको सेम दवा इंडिकेटेड है पेशेंट को, यू जस्ट नीड टू ऐड वाटर एंड दैट 10 ड्रॉप्स ऑफ ब्रांडी टू द सॉल्यूशन। आप उसको स्ट्रोक देते रहो और वैसे ही चलने दो। अगर आपको लगा कि दवा का कहीं पे भी अलग दवा इंडिकेटेड है तो यू कैन डिस्कार्ड दैट बॉटल। वही बॉटल आपको रीयूज़ नहीं करनी है, आप नई बॉटल लोगे। पहले इसमें था प्लसिंग में कप था और वहाँ पे स्टरिंग था, यहाँ पे स्टरिंग नहीं है, यहाँ पे आपको स्ट्रोक देने हैं। तो ये 2 चीज़ का फ़र्क आ गया है दोनों जगह पे। वहाँ पे कंटेनर कप था, यहाँ पे बॉटल रहेगी। बॉटल प्रेफरेबली हैनेमन सर ने बोली है ग्लास बॉटल लेना है जिसमें रोशनी ना जा सके, मतलब अंबर कलर या ग्रीन कलर या ब्लू कलर, ऐसी कलर की बॉटल आप यूज़ कर सकते हो। इसका तैयार करने का तरीका कैसे रहेगा अभी, तो आप 2/3 तक बॉटल भर लीजिए पानी से। जैसे 100 ml है तो 150 ml का बॉटल जो है तो उसमें आप 100 ml पानी भर दीजिए। एक ग्लोबुल जो मेडिसिन का है सोक किया हुआ, तो उसको आप डाल दीजिए। उसको अच्छे से आप 10 बार ये करिए, क्या बोलते हैं उसको, स्टर कर सकते हैं। नहीं, पहले इसमें आपको स्टर नहीं करना है, पहले इसमें वो डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व होने के बाद में डायरेक्टली यू कैन गिव दैट थिंग, और इस तरीके से आप दवा दे सकते हो। अभी इसमें ना थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हम लोगों का रह जाता है कि एक तो चीज़ होती है एलएम पोटेंसी में और दूसरा होता है सेंटीसिमल में। तो एलएम पोटेंसी में आपको ज़रूरी है कि आपको हर बार जब भी करना है तो आपको स्ट्रोक देने हैं। मान लो LM 0/1 है मेरे पास लाइकोपोडियम, उसका 1 मैंने लिया, मैंने बॉटल में डाला, बॉटल में डालने के बाद 10 ड्रॉप अल्कोहल के डाले, जो मैं यूज़ करता हूँ सैक्लैक, क्योंकि ब्रांडी लीगली हम लोग रख नहीं सकते और उतना प्योरिटी अभी है भी नहीं जो एक्सपेक्टेड था उस समय में। और 10 डाउनवर्स सकशन देंगे और उसके बाद में फिर दवा हम लोग पानी में डालते हैं, पानी में फिर उसको स्टर करते हैं 1 मिनट तक और उसमें से 1 या 2 चम्मच पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं। सो दिस इज़ विथ LM पोटेंसी कि आपको हर बार सकशन दे के आगे जाना है। सो LM 0/1 और 0/2 में भी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। मेरे आज के वीडियो का मकसद ये था कि आपको जब भी 30 to 100 1M देनी है तो आप उसको इस तरीके से दीजिए जैसे मैं मेरे क्लिनिक में करता हूँ। मैं भी मेरी मेथड समझाता हूँ। अभी तक मैंने आपको लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें बताई है। एग्जाम्पल मेरे पास में एक्यूट केस है अंजाइना का, पेशेंट एंक्शियस है, फियर ऑफ डेथ भी उसको है और मैंने अपोनेट 1M देना है। अभी इफ़ आई एम नॉट श्योर कि अपोनेट 1M में उसका रेमेडी है या दूसरा कोई है, नाजा हो सकती है या और कोई भी रेमेडी हो सकती है। इफ़ आई एम नॉट श्योर और द पार्शियल टोटलिटी इज देयर, वहाँ पे मेरे पास समय कम है कि मैं कम समय में उसको राइट दवा दूँ और मैं प्रॉपर उसको जहाँ पे हॉस्पिटल भेजना है वहाँ पे भेज दूँ अगर EMI है तो। अगर सिर्फ अंजाना है तो 1M मान लो मुझे सही लगी कि इतना एक्यूट है और टोटलिटी अच्छा मैच कर रहा है तो मैंने 1M देनी है।
तो रादर देन पुटिंग द 4 ग्लोब्यूल्स 3 ग्लोब्यूल्स ऑफ 30 नंबर या फिर एक दो बूंद हम लोग जो इमरजेंसी में सीधा बॉटल पेशेंट के ज़बान पे 2-4 बूंद दे देते हैं। तो रादर देन डूइंग दिस मैं क्या करता हूँ ऐसी कंडीशन में, आई विल टेक 30 ml प्लास्टिक बॉटल दैट इज़ विथ मी, क्योंकि ये सोल्यूशन तो एक्यूट में मैंने संभालना नहीं है ज़्यादा समय तक। वो 2/3 भरा हुआ बॉटल मेरे पास रहता है, उसमें मैं अकोनेट का एक ड्रॉप डाल दूंगा, कैप लगा दूंगा, उसको होल कर दूंगा। और पहले इसमें बिना स्ट्रोक दिया मैंने 10-20 बूंद 10 बूंद 20 बूंद जो भी है मैंने डाल दिया। ऑलरेडी मेरा मेरा जो लिक्विड है ना वो 20 ml का है, राइट। आई हैव नॉट टेकन द 100 ml व्हाट डॉक्टर हैड टोल्ड अस। 20 ml मैंने पानी लिया है, 20 ml में मैंने अकोनेट 1M का एक बूंद डाला। मैंने वहाँ पे 10 बूंद जो स्पिरिट के डालने हैं वो मैंने डाले नहीं है। सो आई हैव डायरेक्टली पुट 10 to 20 ड्रॉप्स इन द पेशेंट्स माउथ। 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद मुझे लगा रिपीट करना है, आई हैव गिवन 10 सकशंस। उसके बाद मैं 10 से 20 बूंद डाल दिए, और 5 मिनट बाद मुझे लगा कि सेम रेमेडी देनी है, फिर से मैंने उसको स्ट्रोक दिया 10 बार और फिर से डाल दिया 10-20 बूंद। तो दिस वे इन एक्यूट्स आई प्रिपेयर माई मेडिसिन एंड डिवाइड द सेम डोज। अभी देखिए, एक बूंद को मैंने क्या किया, मैंने 20 ml पानी में मिलाया था एक बूंद अकोनेट को। वहाँ पे मैंने और क्या डिवाइड किया कि उसमें से सिर्फ 10 या 20 ड्रॉप्स पिलाया। सो ये मौका नहीं मिलता है कि पेशेंट को मेडिसिनल एग्रेवेशन हो या फिर उसकी बीमारी के जो सिम्टम है वो बढ़ जाए। अभी क्रॉनिक में मैं कैसे करता हूँ, सेम बॉटल रहेगी मेरे पास। जैसे क्रॉनिक डिसीजेस का कोई पेशेंट आया और उसको मुझे डेली मॉर्निंग में या डेली इवनिंग में या ट्वाइस अ डे मुझे देना है, तो आई विल टेक द बिगर लार्जर साइज बॉटल, जहाँ पे 100 ml की बॉटल होगी, 75 ml पानी भरा हुआ रहेगा, सेम एक बूंद या 2 गोली जो है ग्लोब्यूल की सोक की हुई। तो मान लो स्टेपिसाइग्रिया देनी है मैंने, तो स्टेपिसाइग्रिया के 2 ग्लोब्यूल क्रश करके मैंने डाल दिए पाउडर में। अगर क्रॉनिक में देनी है तो आई विल ऑलवेज प्रीफर कि मैं सैक्लैक के पाउडर में एक बूंद डालूँ दवा का डायरेक्टली, या फिर मैं सोक किए हुए 2 ग्लोब्यूल डालूँ, उसको क्रश करूँ, उसको बॉटल में डाल दूँ। साथ में मैं 10-15 बूंद सैक्लैक के डाल देता हूँ एज एन अल्कोहल स्टेबलाइजर। उसके बाद में फिर पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि आपको स्ट्रोक देना है, और 20 बूंद सुबह शाम या 20 बूंद सुबह या 20 बूंद शाम को, जैसे भी पेशेंट का डोज रहेगा, वो 20 बूंद आपको पानी में डालने हैं, उसको स्टर करना है अच्छे से 1 मिनट। उसमें से आप पूरा पी जाओ अगर पेशेंट सेंसिटिव नहीं है। अगर ज़्यादा सेंसिटिव लगा, मुझे डर है कि मेरी रेमेडी पार्शल काम करने वाली है या पार्शल सिमिलिमम है, तो उस समय में मैं क्या करूँगा कि पेशेंट को मैं उसमें से कुछ क्वांटिटी लेने के लिए बोलूँगा, एंड आई विल वेट फॉर द रिस्पॉन्ड। मान लो मैंने स्टेपिसाइग्रिया डाउट में था और स्टेपिसाइग्रिया मैंने दिया है, पेशेंट ने 2 चम्मच लिया, आज लिया, कल लिया, परसों लिया, 3 दिन तक। 3 दिन के बाद में फिर मैं उसका फॉलोअप लेता हूँ कि 3 दिन फ़ोन पर, अल्टीमेटली क्रॉनिक केस में, तो कि कुछ उसको फ़र्क लग रहा है या नहीं लग रहा है। मुझे अगर लगा मेरी मेडिसिन कुछ हद तक सही थी और नए नए कोई लक्षण पेशेंट को नहीं है, मुझे सेम रेमेडी रिपीट करनी है, तो अभी मैं 2 चम्मच की जगह उसको बोलूँगा कि आप 4 चम्मच लीजिए। फिर से 2-3 दिन बाद आई विल रिव्यू द केस, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक चलते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, 30 से 31, 32, 100 स्ट्रोक जब हो जाएंगे तो इट विल गो टू 31 अप्रोक्सीमेटली। तो 30.1, 30.2 ऐसा हर एक डोज में पेशेंट का ये डिवाइड होता है। तो रादर देन गिविंग सिंगल डोज कि हम लोग एक समय में ही 200 का या 30 का पेशेंट को एक ही साथ में दे दे और 1 महीना वेट करें, उससे अच्छा बेटर तरीका हैनेमन सर ने ऑलरेडी ऑर्गेनल में दे चुके थे हैनेमन सर, लेकिन फॉलो करने वाले हम लोग बहुत कम उनको फॉलो करते हैं। सो एक अनाउंसमेंट मैं इसके रिगार्डिंग करना चाहूँगा। मेरा ऑर्गेनन मराठी में, मतलब एक डॉक्टर ज्ञानेश्वर पाटोळे करके मेरे कलीग, गुरु और फ्रेंड है नासिक से, तो उन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हम लोगों को मराठी में सिखाया था पूरा, फर्स्ट एपोरिजन से लास्ट तक। और अभी टीसीडी चल रहा है, तो होपफुली दिस मंथ टीसीडी ख़त्म होने वाला है, एंड ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज नेक्स्ट बैच ऑफ ऑर्गेनन इन मराठी प्रॉबेबली फ्रॉम द अगस्त मंथ। तो आप लोग कनेक्टेड रहेगा मेरे चैनल से, मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन कांटेक्ट। अगर आपको मराठी में ऑर्गेनन पढ़ना है
तो दिस विल बी द राइट प्लेटफॉर्म कि आप पाटवारी सर के पास से सीखो, क्योंकि ना वर्नेकुलर लैंग्वेज में जो कोई सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट जितनी आसानी से हम लोगों को समझता है, तो उसका कोई दूसरा मतलब ये चीज़ होती ही नहीं, मतलब दैट विल बी द बेस्ट स्टडी। और अभी थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस हमारा चल रहा है, सर हमको पढ़ा रहे हैं, अभी शायद से एक इतने महीने में वो ख़त्म भी हो जाएगी बैच। प्री रिकॉर्डेड सेशन भी है, बट आई विल एडवाइस कि आप लाइव फिर लेके करोगे तो अच्छा रहेगा। अभी ये सारा चीज़ हमने क्यों सीखा, तो हम लोग पेशेंट को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। देखिए मतलब एलोपैथी में कैसे होता है कि पेशेंट को आपने मान लो कि फॉर एग्जांपल थायोकॉर्टिकोसाइड 4 mg दिया बीडी आज, उससे अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो वो लोग क्या करते हैं 8 mg से नहीं आया फिर 12 mg, उससे नहीं आया फिर 16 mg, इस तरीके से वो लोग डोज बढ़ाते जाएंगे एलोपैथी में, बिकॉज दैट इज द मटेरियलिस्टिक साइंस। हमारा साइंस है डायनेमिक। हम लोग जब भी स्ट्रोक दे रहे हैं, सकशन कर रहे हैं, पेशेंट को स्टर करके दे रहे हैं, हम लोग डाइल्यूट करके दे रहे हैं, तो डाइल्यूशन हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारा मटेरियलिस्टिक नहीं है, हमारा साइंस डायनेमिक है, तो हम लोग मेडिसिन का डायनेमिक पावर बढ़ाते जाते हैं। तो एवरी डोज इज स्लाइटली हायर देन द फॉर्मर वन, पहले से है, विच कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स बाय द पेशेंट। ये मैं या आप डिसाइड तभी करेंगे जब पेशेंट हम लोगों को इसके बारे में कुछ बताएगा सही से। ये सॉल्यूशन ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी मुझे मेरी बतानी, कि ये सॉल्यूशन पेशेंट को जब वो बाहर कहीं घूमने जाता है अपना टाउन छोड़ के, तो साथ में ये लेकर नहीं जाएगा, जो हमने पहला फ्रिज में रखा हुआ बोला था आपको सॉल्यूशन। तो दैट सॉल्यूशन शुड बी केप्ट क्वाइट, कि जहाँ पे वो हिले डुले ना, बिकॉज दैट विल अल्टर द पोटेंसी अल्टीमेटली, कि वो जितनी बार स्टर होगा उतनी बार, एंड दैट विल बी अनकैलकुलेटेड द डोज। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। आशा है कि मैं आपका ये डाउट क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको ये सही लगा, कुछ डाउट है तो यू कैन राइट टू मी ऑन माई मेल ID विच इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कोई शंका आशंका है तो ज़रूर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और शुक्रिया सब।